हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फिजिक्स विद दीपक सर। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो क्लास 11 पे रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात करूंगा आपसे, जिस भी बच्चे ने अभी मुझे जाकर टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से पहले टेलीग्राम को डाउनलोड कीजिए और वहां पर जाकर लर्न फिजिक्स विद दीपक सर सर्च कीजिए और वहां पर जाकर मुझे क्या कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि वहां पर जितनी भी अपडेट्स होंगी वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। और वहां पर जितना भी मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ सारा का सारा पीडीएफ फॉर्म्स आपको वहां पर अवेलेबल होगा। और दूसरी बात, जिसने भी अभी मेरा चैनल जाकर सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, दो तीन बातें तो होगी। और ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो नई सीरीज पे रहेगा। और वो जो नई सीरीज है वो कौन सी है? काइनामेटिक्स है। ठीक है, तो काइनामेटिक्स जो है ये थर्ड चैप्टर है 11th के अंदर। ठीक है, और ये याद रखना, जेके बोर्ड में देखें तो हमारे पास 7 मार्क्स का पेपर में आता है और इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन 5 मार्क्स का इस चैप्टर से होगा ही होगा। इससे पहले जो चैप्टर्स मैंने आपसे डिस्कस किए वो देखो, इट्स ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। ठीक है, वो अच्छे से आपको आने चाहिए, वो अगर आएंगे तो आगे वाले चैप्टर अच्छे से आपको समझ आएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, जिसने भी अभी बोली वीडियोस प्रीवियस वीडियोस मेरी नहीं देखी तो पहले जाकर वो वाली देखे, फिर साथ साथ ये भी पढ़ता रहे। ठीक है, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं आज के टॉपिक्स पे। काइनामेटिक्स क्या होती है? ठीक है, तो इस काइनामेटिक्स में आज का जो टॉपिक होगा जस्ट इंट्रोडक्शंस। मैंने आपको क्या करना है, इंट्रो ही समझानी है। मतलब बेसिकली छोटे में एलिमेंट्रीज आइडियाज जो आपने पढ़े भी होंगे, कुछ होता है कि आपको माइंड में नहीं होते, तो इसलिए मैं वापस से करवाऊंगा। आपके लिए इजी भी होंगे, आपने पढ़े भी होंगे, बोलोगे सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, आता है मुझे ऑलरेडी, बट फिर भी इसे पक्का सुनना। ठीक है, डेफिनेटली। ठीक है, अब ध्यान देते हैं हम काइनामेटिक्स। देखो काइनामेटिक्स पहले आपको चैप्टर्स का नाम पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो आपको कोई भी पेरेंट्स पूछ सकता है कि भाई व्हाट डू यू मीन काइनामेटिक्स, तो आप सबसे पहले बोलोगे ये चीज क्या है, किसके अंदर से आती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखना मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स बेसिकली क्या होता है, एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैकेनिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स, जिसमें आप क्या करते हो, डील करते हो किसके बारे में? ऑब्जेक्ट्स के बारे में करते हो। अब वो ऑब्जेक्ट किसमें हो सकते हैं? रेस्ट में भी हो सकते हैं, मोशन में भी हो सकते हैं। तो हम यहां से कह सकते हैं कि मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट और मोशन। हम किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट किसमें होने चाहिए? रेस्ट में होने चाहिए या मोशन में होने चाहिए, वो किसके अंदर आ जाएगा? मैकेनिक्स के अंदर आ जाएगा। अब ये जो मैकेनिक्स है इसके अंदर सब कैटेगरीज आती हैं, सब डिविजन्स आती हैं, जिसमें हमारे पास आता है स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। डायनेमिक्स मेरा ट्यूशन सेंटर है ताकि बंदे आते जाएं और जाते जाएं, है ना। स्टैटिक में सिंपल आ गया, स्टैटिक रेफर टू रेस्ट। तो स्टैटिक एक ऐसी ब्रांच होगी काइनेमेटिक्स के अंदर जिसमें हम खाली ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, रेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब हमारा जो डायनेमिक आ गया, मोशन। अब ये जो काइनेमेटिक्स है, काइनेमेटिक्स कौन सी ब्रांच होगी? हम कह सकते हैं काइनेमेटिक एक मैकेनिक्स की ही ब्रांच है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, मोशन के बारे में पढ़ते हैं। मीन काइना प्लस मैटिक्स। तो हम कह सकते हैं कि मोशंस के बारे में पढ़ेंगे। कैसे मोशन के बारे में पढ़ेंगे? विद द हेल्प ऑफ मैथ्स, या अपने लेमन लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि हम मोशंस के बारे में पढ़ेंगे, बट वो मोशंस किसको डिस्क्राइब करेगा? विद द हेल्प ऑफ मैथ्स हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। उसी को हम क्या कहते हैं? काइनामेटिक्स कहते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। तो हम कह सकते हैं काइनामेटिक्स रेफर्स टू द टू वर्ड्स काइना प्लस मैटिक्स। काइना मीन्स हो गया मोशन, मैट्रिक्स मीन्स हो गया मैथ्स। तो हम विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम जो पढ़ेंगे वो विद द हेल्प ऑफ मैथ्स पढ़ेंगे, उसके मोशंस को मैथमेटिकली हम डिस्कस करेंगे। दैट इज कॉल्ड एज काइनामेटिक्स। होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। बेसिकली की चेन मैंने आपको समझाया, पेपर शेपर में नहीं आएगा, बट आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है, कोई भी अगर बड़ा भाई बैठा हो, कुछ भी बैठा हो, आपसे स्ट्रिक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको ये छोटी छोटी आइडियाज पूछेगा। काइनेमेटिक्स आया कहां से? तो आपने क्या बोला? मैकेनिक्स के अंदर से आया। मैकेनिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकते हैं और मोशन में भी हो सकते हैं। वही आ गया, स्टैटिक आ गई, काइनेमेटिक्स आ गई और डायनेमिक्स आ गई। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। ठीक है, अब मैं इसको रब कर रहा हूं। ये पहले याद रखना, ये जो मैं पढ़ाता हूं आपको यूट्यूब से, ये आपको रफली नोटबुक पे लिखना होता है। उसके बाद आपको जो पीडीएफ है उसको फिर नोटबुक पे उतार सकते हो। ठीक है, फिर भी किसी को प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे आकर कमेंट कर सकता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो आपको आता भी होगा, आप हंसोगे भी। रेस्ट। ठीक है, आप कह सकते हो रेस्ट एंड मोशन। अब आप बोलोगे सर ये क्या चीज है, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ये सर क्या बता रहे, 9th क्लास की बात है। बट आपको नहीं पता इसके पीछे कितना बड़ा गेम है।
है ना, गेम बोल सकता हूँ, मजाक कर रहा हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ, ठीक है। बेसिकली ये हमारे पास क्या है, दो स्टार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड टू स्टेट्स ऑफ अ बॉडी। हम कह सकते हैं दीज टू टर्म्स आर द स्टेट्स ऑफ बॉडी। किसी भी बॉडी की दो स्टेट्स हैं। अब वो बॉडी रेस्ट में भी हो सकती है और मोशन में भी हो सकती है। मान लीजिए अभी दीपक सर बोल रहे भी हैं, चल रहे भी हैं, है ना, तो ये अभी बात करता हूं मैं अच्छे से आपसे। मैंने कहा दीज आर द टू स्टेट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये दोनों वर्ड है, ये क्या है, दो स्टेट्स हैं। तो इन स्टेट्स को समझने के लिए मैं आपसे बात करूंगा। क्या पहला क्वेश्चन, क्या इस यूनिवर्स के अंदर सारी चीजें मोशन में, सारी चीजें रेस्ट में हैं? आपसे पूछा जा सकता है। तो आप इसके लिए पहले रेस्ट और मोशंस की डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हम सबसे पहली बात करते हैं कि मोशन क्या होता है। हाँ सर, मोशन की बात करते हो, मोशन तो हमें पता ही है, सिंपल। मोशन को समझने के लिए दो चीजें आपको याद रखनी है। एक, आपकी क्या चीजें हैं, जो भी आपके नियर अबाउट चीज आती है उसे क्या बोलती हो, सराउंडिंग कहते हो ना। नियर ऑल थिंग्स आर कॉल्ड एज सराउंडिंग। दूसरी बात, मैं यहां पर हूं, पढ़ा रहा हूं आपको, आप अपने जगह पर हो, पढ़ रहे हो, विच मीन्स मैं यहां था, आप यहां थे। तो ये क्या चीज इंडिकेट कर रही है, पोजीशन। बात को समझना। तो इस टॉपिक के लिए, इमोशंस के लिए आपको दो चीजें याद रखनी है, एक पोजीशन और एक सराउंडिंग, ठीक है। पोजीशन आपको समझ आ गई हो मेरे कहने का, व्हाट्स आई एम टेलिंग, कि मैं यहां पर हूं, विच मीन मेरी क्या यहां पर एक पोजीशन है। आप घर में बैठ के पढ़ रहे हो, आपकी क्या एक पोजीशन है। तो हमारे पास दो पोजीशन आ गई, और मान लीजिए ये आपके पास पोजीशन आ गई, सराउंडिंग आपको समझ आ गया, नियर अबाउट। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशंस पे। तो मान लीजिए हम क्या कहते हैं कि क्या कहेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट किसमें है, मोशन में है। तो वही बात आ गई, मान लीजिए पहले एक ऑब्जेक्ट यहां पर था, मान लीजिए, ध्यान देना अच्छे से, ये मान लो इसकी कितनी डायरेक्शंस होंगी, तीन डायरेक्शंस होंगी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, विच मींस ये सारा इसका क्या है, सराउंडिंग एरिया। बात को समझना अच्छे से। दूसरी टाइप में भी हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास आ गया ईस्ट, ये आ गया वेस्ट, जो भी है वो भाई ईस्ट वेस्ट नहीं है, नॉर्थ साउथ है, मत बोलो सर को आता ही नहीं, वैसे भी मैं नालायक हूं, मुझे कौन सा कुछ आएगा। तो फिर भी आपको चीजों को ध्यान देना है, ध्यान देना अच्छे से। सपोज करो ये आपकी पहले पोजीशंस थी, हम ये दोनों एक ही हैं, एक ही चीज है। मान लीजिए दिस इज अ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मान लो ये जो है अभी ये 5 मीटर इधर दूर है, इस पे मान लो वेस्ट की तरफ, मतलब एक पॉइंट है, ये यहाँ पे दीवार है, यहाँ पे दीवार है, यहाँ पे दीवार है, यहाँ पे दीवार है। तो ये सारा का सारा ये इसका क्या कहलाएगा, सराउंडिंग। बात को समझना अच्छे से। और ये हमारे पास क्या कहला रही है, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन। अगर ये बॉडी की पोजीशन अभी 5 मीटर थी, यहां से भी 5 मीटर है, यहां पर भी 5 मीटर है, और यहां पर भी 5 मीटर है। आफ्टर सम इंटरवल्स ये ऑब्जेक्ट है, मान लो ये अब आ जाती है 7 मीटर दूर, या आ जाता है इससे 3 मीटर दूर, तो यहां पर आ जाता है इसका 7 मीटर दूर, या मान लो 7 मीटर समथिंग, ऐसे मैं बात कर रहा हूं, एग्जाम्पल तौर पे ले रहा हूं। तो विच मीन्स आपको यहां पर इसकी पोजीशन पहले यहां थी, अब पोजीशन कहां पहुंच गई, तो विच मीन्स इसने अपनी पोजीशन को चेंज किया। किसके रिस्पेक्ट चेंज किया, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट चेंज किया ना। तब हम कहेंगे ये ऑब्जेक्ट किसमें है, मोशन में। अगर आपको ये नहीं पता होती, इसकी पोजीशन नहीं पता होती, इसकी सराउंडिंग नहीं पता होती, तो क्या आप बोल सकते थे ये ऑब्जेक्ट किसमें है, मोशन में है? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि एक चीज याद रखना, अगर आपको ऐसे कोई सराउंडिंग के बिना पूछे कि बताओ ये ऑब्जेक्ट किसमें है, तो आप बोलोगे सर ये मोशन में भी है और ये रेस्ट में भी है। अगर वो ऑब्जेक्ट मोशन में कैसे है, अगर आप कोई मेरे घर की बात करो तो मेरा घर चल रहा तो नहीं, आप बोलोगे रेस्ट में, बट ये रेस्ट में नहीं है, ये मोशन में भी है। कैसे ये मोशन में है? क्यों? क्योंकि मेरा घर कहां पे है, अर्थ के ऊपर है ना। तो अर्थ हमें पता है ये रिवॉल्व करती रहती है। तो अगर अर्थ रिवॉल्व करेगी, ऑब्वियस ही बात है कि अर्थ अगर मूव करती है तो विच मीन्स क्या है, हमारा जितना भी सोलर सिस्टम है, जितना भी हमारा गैलेक्सीज वगैरह है, सारी सारी मूव करती हैं। तो जब ये सारी सारी मूव करती हैं तो एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज इन मोशन। तो हम कह नहीं सकते कि इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी चीज रेस्ट में है। तो रेस्ट में चीज को बताने के लिए या मोशंस में चीज को डिस्क्राइब करने के लिए हमने एक चीज को इन्वेंट किया था, जिस चीज को समझाया, जिस चीज को मैंने बोला सराउंडिंग। क्योंकि अगर हम जब सराउंडिंग ले लेंगे तो वहां से हम बता सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। तो ये बात आ गई, इसको के साथ लिंक किया तो ये ऑब्जेक्ट पहले मान लो अपनी जगह था, मीन्स अगर इसका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये फिक्स रहे, ये कुछ समय बाद आपने देखा कि ये अपनी पोजीशन को इसने चेंज कर दिया।
मान लो ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया, तो इसकी वजह से इसका डिस्टेंस भी चेंज हो गया। जब ऐसी सिचुएशन आएगी, देखो यहां से इसके यहां पर, तो जब इसकी पोजीशन किसके रिस्पेक्ट चेंज हो जाएगी, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट चेंज हो जाएगी, तो उस समय ये ऑब्जेक्ट मेरे पास किसका होगा, मोशन की होगी। और एक चीज मैंने आपको बता दी कि सबसे इंपॉर्टेंट नोट कि एवरीथिंग इज यूनिवर्स इज इन स्टेट ऑफ, सॉरी, एवरीथिंग इज यूनिवर्स इज इन मोशन। इस यूनिवर्स के अंदर हर एक चीज, आई एम स्टैंडिंग ऑन द अर्थ, आई एम ऑल्सो इन मोशन, वेदर आई एम रेस्ट, मान लो अपनी पोजीशन में खड़ा हूं, बट इसको जब मैं यूनिवर्स के साथ लिंक कर दूंगा तो मेरा ऑब्जेक्ट हमेशा, जो मेरी बॉडी है ये हमेशा किसमें रहेगी, मोशन में। मेरा घर भी किसमें होगा, मोशन में। अगर आप किसी को बोलोगे भाई मेरा घर मोशन में, हंसेगा आगे से, बोलेगा पागल है तुम। बट आपको मैंने चीज क्लियर करवा दी, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट कब कह सकते हैं, मोशन कब कह सकते हैं। उसके लिए मेरे पास दो चीजें पता होनी चाहिए, एक मैंने कहा सराउंडिंग, एक कहा मैंने उसकी पोजीशंस। सराउंडिंग के बिना हम डेफिनेशंस को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। देखो पहले मान लो टाइम था 0, अब टाइम कुछ चेंज हुआ होगा जब ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा होगा, मान लो टाइम T1 पे यहां पहुंचा होगा, तो अब ऐसी बात है कि इस बॉडी ने अपनी पोजीशन को चेंज किया विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एंड आल्सो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम इट शुड बी इन मोशन, है ना। ऐसा नहीं कि पहले टाइम में यहां था तो दूसरे टाइम में भी अगर यहां पर होगा तो व्हाट विल हैपन। तो उसके लिए मैं एक और डायग्राम बनाता हूं। मान लो ये ऑब्जेक्ट यहां था, तो ये इसकी आगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। मान लो ये तब भी 5 मीटर रहा, ये तब भी 5 मिनट रहा, ये 5 मीटर तब भी रहा, यहां पर भी, तो ये आ गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। मीन्स कहने का मतलब ये है भाई, समझा बात को, ये मैं यहां खड़ा हूं, मेरे वहां पे भी एक वॉल है, मेरे इधर भी एक वॉल है, कि यहां पर भी वॉल है, कि यहां पर भी वॉल है। मैं अपनी पोजीशन पे खड़ा हूं, अभी मैं यहां पर खड़ा हूं। 5 मिनट के बाद मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते मैं पीछे हो गया थोड़ा सा, तो विच मीन्स मैं मोशन में आया ना। कैसे पता चला, क्योंकि जब मैं डिस्टेंस को देखूंगा भाई, तो डिस्टेंस में कुछ चेंजेस आई, विच मीन्स मैंने पोजीशन को चेंज किया, तो दैट इज कॉल्ड एज मोशन। बट यहां पर अगर देखो, यहां पर देखा तो मैंने 5 मिनट इधर भी था इधर भी था। मान लो 2 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद आपको दीपक सर पढ़ा रहे नहीं है, एक ही जगह खड़े हैं अपनी, तो वो मेरे पास समझ आ गई होगी कि ईस्ट एंड नॉर्थ और डिस्टेंस तो सेम रहा, तो विच मेरी पोजीशन भी चेंज रही, सॉरी चेंज नहीं हुई। तो जब पोजीशन मेरी चेंज नहीं हुई तो विच मीन्स मैं किस में रहा, रेस्ट में रहा। तो याद रखना, जब कभी भी कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज, पोजीशन ध्यान देना, पोजीशन को चेंज ना करे विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो हम कहेंगे उस, मान लो पहले टाइम T था, T0 था, यहां पर टाइम T1 हो गया, तो उस समय हम कहेंगे वो ऑब्जेक्ट किसमें है, रेस्ट में है। होप कि आपको समझ आई होगी कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ मोशंस एंड व्हाट द मीनिंग ऑफ रेस्ट। तो यहां से मैं डेफिनेशंस की बनाता हूं। देखो भैया, आपको मैंने ये अपनी लैंग्वेज में समझाया, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट की। ऐसे आप बोल सकते हो कि कोई भी बॉडी चल रही है, दैट इज कॉल्ड एज मोशन, बट वो ऑब्जेक्ट किसके रिस्पेक्ट होना चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एक्सप्लेन होना चाहिए, तभी आप जाकर उसको बोल सकते हो कि वो रेस्ट में है या मोशन में है। अदरवाइज ऑल बॉडीज इन दिस यूनिवर्स इज इन मोशन। एक चीज समझ आ गई होगी। हम यहाँ से जिसकी डेफिनेशन आना चाहिए, तो हम कह सकते हैं इफ एन ऑब्जेक्ट, अगर हम कह सकते हैं ऐसा कह सकते हैं हम, अगर एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट, है ना, हम ऐसे कह सकते हैं एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। ठीक है ना। हम कब कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। बोल सकते ना, if an object change its position with respect to the what, with respect to surrounding, बात को समझना अच्छे से, with respect to the surrounding with the passage of time, उस समय हम उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, वो ऑब्जेक्ट इसमें है, मोशन में है। तो ये जो मैंने पीडीएफ सेंड किया उसमें भी थोड़ी हाफ डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है, तो ये आप आगे एडअप कर लेना। तो हम यहाँ पर एग्जांपल पे कह सकते हैं आपको, अगर मान लीजिए कोई भी एक मूविंग कार बोल सकते हैं, फ्लाइंग, फ्लाइंग कौन उड़ता, कौन है, मैं नहीं उड़ता, जहाज उड़ता है ना, फ्लाइंग एयरप्लेन लिख सकते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं एन एरोप्लेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एन एरोप्लेन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, चलता हुआ। उसके बाद दूसरा आ गया, एक इंसान है, उसने थ्रो कर दिया बॉल को, ठीक है ना, तो वो भी हमारे पास एक नेक्स्ट एग्जांपल आएगी, अ बॉल इज थ्रोन बाय अ बॉय, अ बॉल इज थ्रोन बाय अ बॉय।
तो देख सकते हो आप, मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, मान लो एरोप्लेन यहाँ था, तो अब ऐसी बात है इसका सराउंडिंग मान लो नीचे वाली मान लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये देख लो, ठीक है। मान लो जब ये फ्लाई हुआ होगा तो अब ऐसी बात है इसका यहाँ से जमीन से इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, इसकी डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो अब ऐसी बात है ये ऑब्जेक्ट इसमें होगा, मोशन में होगा। तो बॉल की एग्जांपल ले लो, अभी बॉल यहाँ पर है, जब इसको फेंकोगे तो ये अब ऐसी बात है यहाँ पहुंचता जाएगा, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये अपनी पोजीशन को चेंज करता रहेगा, कुछ समय बाद यहाँ होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता रहता है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम, उसी को हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। तो देखो मोशंस अलग अलग फॉर्म्स में भी एक्सिस्ट करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ खड़ा हूं तो वो ऐसे अब हिलेगा अपनी जगह, तो वाइब्रेटरी मोशंस होते हैं, बहुत से होते हैं, जब वो अपनी पोजीशन को थोड़ा चेंज करते रहेंगे, मूवमेंट करते रहेंगे बाजू को, ठीक है। तो आगे इट्स अ फॉर्म ऑफ मोशंस, ठीक है, वो टाइप्स हैं मोशंस की, ठीक है। होप कि आपको समझ आ रहा होगा। तो अब आ गया रेस्ट। रेस्ट की बात क्या करोगे, तो यहां से मैंने एक नोट बोला था आपको, एक चीज याद रखनी है आपको, एवरी थिंग इन दिस यूनिवर्स, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मोशन, ठीक है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज इन मोशन, हर एक चीज जो होगी इस यूनिवर्स के अंदर वो सारी की सारी मोशन में होगी, वो रेस्ट में नहीं होगी। रेस्ट में कब होगी, जब हम उसकी पोजीशन को चेंज ना करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सराउंडिंग के साथ लिंक कर देंगे तो हम तब कह सकते हैं वेदर इज इन रेस्ट और वेदर इट इज इन मोशन, ठीक है। तो वही आ गया, हम कह सकते हैं इफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी, इफ मैं सीधा लिख रहा हूं, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेस्ट if an object does not change its position with respect to the surrounding, with respect to the surrounding, with the passage of टाइम। तो हम कह सकते हैं कि जब कभी भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज ना करे विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेस्ट। तो एग्जांपल के तौर पे मान लो एक ट्री है, ट्री मान लो, हाउस मान लो, एक्सेट्रा, दीज आर ऑल अपनी स्टेट में ही रहते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते जब हम इनको लिंक करते हैं किसके साथ, इनके सराउंडिंग एरिया के साथ। बट अगर हाउस को ही मैं यूनिवर्स के साथ लिंक कर दूंगा तो मेरा हाउस भी किस में होगा, मोशन में होगा। तो ये चीजें ध्यान देना, इस पे खास ध्यान रखना, ठीक है। तो याद रखना सराउंडिंग, इसलिए मैंने पहले समझाया थी टर्म और पोजीशंस पहले बताया था। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, मैं क्या कह रहा हूं आपको, होप कि आपको समझ आ रहा होगा। ये आपने इससे पहले पढ़ा भी हुआ, बट मैंने आपको पूरी अच्छी तरीके से मैंने इस चीजों को समझा दिया है, ठीक है। आप देखो समझ आ गया होगा। अब आप किसी भी चीज को ले सकते हो, अब आप किसको एज्यूम कर सकते हो, बट एक याद रखना, हमने यहाँ पर रेस्ट के बारे में तो पढ़ना नहीं ना इस चैप्टर में, हमें इस चैप्टर में तो मोशंस के बारे में पढ़ना है, बट इसमें एक चीज और है जिसे कहते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट ऑब्जेक्ट? तो इसके लिए मैं पहले डेफिनेशन इसकी लिख देता हूं, फिर मैं आपको मतलब समझाता हूं इसका क्या है, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझाऊंगा, कोई मुश्किल नहीं। भाई देखो ये है बेसिक्स, ये चीजें अगर आपको पता होंगी तो आगे मैं बार बार जब मतलब इनको यूज करूंगा तो वहां पर मैं डेफिनेशंस नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। कब कहेंगे? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी पॉइंट ऑब्जेक्ट if it changes its position, if it changes its position by distance, बात को समझना, by distance which are much greater than its size, which are much greater than its size, than its size। तो उस समय हम कहेंगे वो ऑब्जेक्ट किसमें है, पॉइंट, वो ऑब्जेक्ट किसका क्या कहलाता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाता है। सपोज
मतलब नहीं समझ आया होगा आपको। मीन्स कहता है कोई भी ऑब्जेक्ट तब पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएगा जब उसकी चेंज होगी पोजीशन बाय डिस्टेंस। बाय डिस्टेंस अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही होगी, और याद रखना उसका जो साइज होगा, उसका साइज कंपैरेटिवली स्मॉल होना चाहिए एज कंपेयर टू द डिस्टेंस। कैसे? देखो, मान लीजिए आप बोलोगे सर आप तो लेमन लैंग्वेज में बताते हो चीजें, चलो बता ही दो आज एक बार एक पॉइंट ऑब्जेक्ट भी कैसे बिहेव करेगा। मान लो ये आपका क्या है, राजौरी। बात को समझना, ये मान लो टेम्पू। टेम्पू भाई आओ, टेम्पू चलो जम्मू है, चलो जम्मू भाई। राजौरी से कहां जा रहे हो आप? जम्मू जा रहे हैं। बात ध्यान देना बच्चे, बड़ा अच्छे टॉपिक्स हैं जो समझा रहा हूं। अब मान लीजिए ये जो टेम्पू है, जब ये अपनी जगह लगा होता है तो आपको तो ये आपसे काफी बड़ा दिखाई दे रहा होता है, तो क्या आप उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकते हो? भाई सर पागल हो गए हो क्या? कैसे टेम्पो पॉइंट ऑब्जेक्ट का काम करेगा? नहीं कर सकता सर। तो कब इसे पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं? तो मैंने अभी कहा वो ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन को चेंज करेगा बट बाय डिस्टेंसली वो चेंज करेगा, और विच आर मच ग्रेटर देन इट्स साइज, और डिस्टेंस जो होगा उसके साइज से काफी बड़ा होना चाहिए, तभी जाकर वो ऑब्जेक्ट किसका काम करेगा, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट करेगा। सपोज करो कैसे, मान लो ये ऑब्जेक्ट यहां से चल रहा है, कहां तक जा रहा है, जम्मू जा रहा है। तो जब ये रास्ते में पहुंचा होगा, अगर आप यहां से ही देखो, मान लो विजुलाइज की इमेज यहां से देखो, तो जब डिस्टेंस काफी बड़ा है तो ये ऑब्जेक्ट किसका काम कर रहा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। होप कि आपको समझ आ रहा होगा। चलो सर ये तो आपने बोल दिया, चलो मैंने मान लिया, और कोई एग्जांपल दो। मान लो एक ट्रेन है, क्या ट्रेन पॉइंट ऑब्जेक्ट काम कर सकती है? हाँ सर इतनी बड़ी है, 20-25 डिब्बे होती हैं, तो वो कैसे ट्रेन एग्जिस्ट करेगी, मीन पॉइंट ऑब्जेक्ट का काम कैसे करेगी? तो करेगी भाई, कैसे नहीं करेगी। मान लो ये ट्रेन ही मान लो इसको, तो जब इसको जम्मू से दिल्ली भेजोगे तो डिस्टेंस कितना बड़ा होगा? तो जब डिस्टेंस काफी बड़ा होगा तो वो ट्रेन किसका काम करेगी, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का काम करेगी ना। तो होप कि आपको डेफिनेशन समझ आ रही होगी कि जब डिस्टेंस काफी बड़ा होगा एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। एक एरोप्लेन की बात करो, जहाज कितना बड़ा होता है भाई, कम से कम 200-400, मैं तो कभी बैठा नहीं हूं, 500-600 बंदा तो बैठता ही होगा, तो वो कैसे पॉइंट ऑब्जेक्ट का काम करेगा? बट जब देखो आप बड़ी दूर चले जाता है, डिस्टेंस काफी बड़ा होता है, तो वो हमारे पास वो जो एरोप्लेन होता है वो कैसे बिहेव कर रहा होता है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा होता है। तो आपको ये 3 टर्म समझ आई होंगी, रेस्ट किसे कहते हैं, मोशन किसे कहते हैं, और पॉइंट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। देखो इसकी और जो आपके पास कोई प्रॉब्लम होगी, कोई आपसे मेरे से डिस्कस करना होगा, कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे, ठीक है। और इसको बुक सेल्फ स्टडी पक्का करना, इसकी छोटी छोटी चीजें हैं मैं बता रहा हूँ, बेसिकली मैं कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ आपके, ठीक है। अच्छा जी, अब आता है, अब लास्ट टॉपिक है, बोर ना हो जाना। हो भी गए बोर, तो पढ़ना तो आई है ना, लॉकडाउन है भाई, लॉकडाउन चल रहा है भाई। सर एक जल्दी से खत्म कीजिए ताकि हम क्या करें, पबजी गेम खेलें, पर ऐसा पॉसिबल हो सकता है आफ्टर लास्ट टॉपिक से, ठीक है। तो याद रखना मोशन इन डायमेंशंस, ठीक है। तो याद रखना ये हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात ही कर रहा हूं, वो मैं कल टॉपिक डिस्कस करूंगा, बट आज मैं बता देता हूं थोड़ा सा मोशन इन डायमेंशंस। स्पेलिंग भूल जाता हूं भाई मैं कभी कभी। तो मोशन कितने डायमेंशंस में आप लिख सकते हो, कितने डायमेंशनली हो सकता है? तो हमारे पास आता है टोटल 3 डायमेंशंस, 1D, 2D, 3D, ठीक है। और सर मूवी तो नहीं दिखा रहे 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 3D मूवीज तो नहीं मैं देख रहा, बट मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, ठीक है आपसे। इसको समझने के लिए एज वी नो दैट हमें पता है कि हमारे पास कितने कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं, एक्स, वाई, जेड। देखो अगर आप बुक में पढ़ोगे तो अलग अलग टाइप्स में होंगे, इसकी चीजें दी होंगी, तो आपको परेशान नहीं होता। जैसे मोशन पढ़ा रहा हूं, ट्रांसलेटरी मोशन होगा जो 2 पैरेलल में चल रहे होंगे, तो ये रेस्ट ऑफ दीज आप डेफिनेशंस खुद भी पढ़ सकते हो, ठीक है। मान लीजिए इसे कहते हैं ओरिजिन। अब क्या होता है, अगर हम यहां पर ध्यान दें तो 1D मोशन कब कहेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को 1 डायमेंशनली कब कहेंगे, जब किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए इन 3 कोऑर्डिनेट में से ओनली 1 कोऑर्डिनेट जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा, ओनली 1 एक्सिस टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देन हम उसे कहते हैं वो मोशन किसमें होगा, 1 डायमेंशंस में होगा। मींस हम 1 डायमेंशन किससे कहेंगे, अ मोशन इज सेड टू बी 1D इफ आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स
ओनली वन कोऑर्डिनेट इज रिस्पॉन्सिबल टू स्पेसिफाई द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम कह सकते हैं ओनली वन कोऑर्डिनेट्स, ओनली वन एक्सिस लिख दो, हम लिख सकते ओनली वन एक्सिस इज रिस्पॉन्सिबल टू स्पेसिफाई द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देन द मोशन इज 1D। वन डायमेंशन में मोशन कब होगा? जब कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए एक एक्सिस रिस्पॉन्सिबल होगी, तब हम उसे कह सकते हैं वो ऑब्जेक्ट किसमें है? 1D में। आप बोलोगे सर कोई एग्जांपल बताओ। सपोज कीजिए ये ग्राउंड है, ये एक बॉडी है, जब ये बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो ऑब्वियस सी बात है ये कुछ समय बाद यहाँ पहुंची होगी, तो इसमें टोटल कितनी एक्सिस रिस्पॉन्सिबल है? एक ही तो एक्सिस रिस्पॉन्सिबल है इसकी पोजीशन को बताने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज एन एग्जांपल ऑफ मोशन इन 1D। फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ 1 डायमेंशंस। ठीक है बच्चे। दूसरा आता है आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम ओनली 2 एक्सिस इज रिस्पॉन्सिबल टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देन हम उस मोशन को क्या कहेंगे? वो मोशन किसमें है? 2D में है। तो 2 डायमेंशंस में हम यहाँ पर देखो मोशन इन 1D और मोशन इन 2D ही हमें डिस्कस करना मेनली। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मान लो ये है हमारे पास सन, ये मान लो अर्थ, तो अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, हम घूमते रहते हैं, तो एक एक्सिस ये आ गई, एक एक्सिस ये आ गई, तो इसकी टोटल कितनी एक्सिस आ गई? 2 एक्सिस रिस्पॉन्सिबल होगी। तो हम कह सकते हैं इसकी एग्जांपल क्या आ गई? मींस अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट इज एन एग्जांपल ऑफ मोशन इन 2D। मींस जिसमें एक एक्सिस ही इन्वॉल्व होगी 1D होगी, जिसमें ये दोनों होंगी इसे कहेंगे 2D। तो अब 3D तो आपको समझ आ गया होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए जब तीनों एक्सिस इन्वॉल्व होंगी, तो उस समय वो ऑब्जेक्ट्स की जो मोशन होगा वो मोशन किस में होगा? 3D में होगा। जैसे फ्लाइंग बर्ड आ गया, फ्लाइंग बर्ड आ गया, फ्लाइंग एरोप्लेन आ गया, तो इज एन एग्जांपल ऑफ मोशन इन 3D। होप यू अंडरस्टैंड मोशन इन डायमेंशंस। 1D का आप कहेंगे जब 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में से एक कोऑर्डिनेट रिस्पॉन्सिबल होगा पोजीशन को बताने के लिए, एक एक्सिस रिस्पॉन्सिबल होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए, उस समय हम उसे कहेंगे मोशन इन 1D। 2D की बात की जब दोनों एक्सिस रिस्पॉन्सिबल होंगी पोजीशन को बताने के लिए, मान लो यहाँ पहुंचा होगा कोई ऑब्जेक्ट, तो इसमें एक्स एक्सिस कितना गया, वाई एक्सिस कितना गया, तो ये ऑब्जेक्ट हमारे पास किस में होगा? 2D में होगा। तो 3D की बात की तो मैंने कहा 3 एक्सिस रिस्पॉन्सिबल होंगी पोजीशन को बताने के लिए, तब हम कहेंगे मोशन इन 3D। तो डियर स्टूडेंट, आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम्स तो आ रही नहीं होगी। अगर आ रही है तो मैंने पहले कहा आपको कमेंट बॉक्स में जाकर बताना मुझे। ठीक है, अब ये वीडियोस काफी लेंथी हो गई है, तो मैं चाहता हूं कि अब इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो मैं आगे पढ़ाऊं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। कल से आपका टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, जो आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।